हेलो एंड आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय द बुक में। बाय द बुक में आपको यूपीएससी एवं विभिन्न सिविल सर्विस सेवाओं का एक्सक्लूसिव कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इनफैक्ट आज का जो कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी का पहला पार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है पंचानंद दत्ता बोरा और इंडियन पॉलिटी का कोर्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए इंडियन पॉलिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर को हम लोग 2 भागों में भाग कर लेंगे। पहला भाग में रहेगा द कंपनी रूल और सेकेंड भाग में रहेगा द क्राउन रूल। अभी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंडिया में 1600 में आ चुकी थी। तो आप लोग डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 1773 से 1858 क्यों लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि 1773 से 1858 तक ये जो ड्यूरेशन है, इसी ड्यूरेशन के अंदर कंपनी रूल के अंदर इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स पास हुए, बहुत सारे नए नए नियम कानून लागू होना स्टार्ट हुआ। तो इसलिए हम लोग इसी टाइम ड्यूरेशन को पकड़ के ये चैप्टर पढ़ेंगे। फिर 1858 के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के हाथों से अपने हाथों में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। तो 1858 से 1947 तक इंडिया में ब्रिटिश क्राउन रूल चला। तो 1858 से लेकर 1947 के बीच में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड एक्ट्स पास किया इंडिया में। सो हम लोग 2 भागों में भाग कर लिया हम लोगों ने पूरा चैप्टर, द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग द कंपनी रूल के अंदर जो एक्ट्स पास हुए वो एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 7 एक्ट्स पास हुए कंपनी रूल के दौरान। पहला हुआ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सेकेंड वाला पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, थर्ड चार्टर एक्ट ऑफ 1786 और उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833 और 1853। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मोस्टली यूपीएससी हो गया या फिर बहुत सारे अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस जो हो गया, तो उन सब में ये कंपनी रूल के दौरान पास हुआ जो ये 7 एक्ट्स है, वो 7 एक्ट्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, सबसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। हम लोगों को मोस्टली जो एक्ट्स ध्यान में रखना होगा अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो है 4 एक्ट्स। पहला वाला हो गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दूसरा वाला पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फिर आपका छठा वाला देखिए आप चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और 7वां चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये 4 एक्ट्स ही है हम लोगों का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम लोग ये चारों एक्ट को बहुत डीपली जाके एनालाइज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग बाकी जो 3 एक्ट्स है उसको हम लोग छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे लेकिन हम लोग इतना डीपली जाके उसको एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी रूल के अंदर एक्ट्स को जो एक्ट्स पास हुए थे उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार द क्राउन रूल के अंदर जो एक्ट्स पास हुए थे उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो क्राउन रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उन लोगों ने भी 7 एक्ट्स पास किया। तो देखिए पहला एक्ट पास हुआ था 1858 और एकदम लास्ट वाला एक्ट पास हुआ था 1947 जो था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो 7 एक्ट्स है। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1853, नंबर 2 इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, नंबर 3 इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, नंबर 4 इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, नंबर 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, नंबर 6 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और एकदम लास्ट वाला है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। ओके, सो पहला एक्ट जो ब्रिटिश रूल के दौरान पास हुआ था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तब इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था और ये एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में।
तो देखिए, अभी हम लोग एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि कोई भी नया रूल या एक्ट जब लागू होता है तो ऑब्वियसली उसके पीछे एक तगड़ा वाला हिस्ट्री रहेगा ही। ओके, देखिए, ब्रिटिश तो आ गए थे एस ट्रेडर्स, और वो कब आए थे? 1600 में ही। लेकिन अचानक 1773 में ही उन लोगों को नियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतने साल रहने के बाद फाइनली क्या ज़रूरत आ पड़ी कि वो लोग 1773 में उन लोगों ने एक्ट ही पास कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके इस एक्ट के पीछे क्या क्या रीजंस थे और उस समय इंडिया का सिनेरियो क्या था, इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या सिनेरियो आ गई कि फाइनली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहला पॉइंट देखिए, द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश तो आए थे 1600 में ही, और वो लोग आए थे एज ट्रेडर्स। वो लोग ट्रेडिंग करने ही आए थे, प्योरली ट्रेडर्स थे, और उन लोग का ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। इंग्लैंड की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन, रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो था एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बाय द वे, उस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक चार्टर ग्रांट किया था। ठीक है, वो चार्टर में था क्या? वो चार्टर में एक्सक्लूसिव राइट्स थे ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। इंडिया में ट्रेडिंग करने का एक्सक्लूसिव राइट्स थे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अभी एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वहाँ इसका मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग नहीं कर सकता, सिर्फ वो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। सो यहाँ पे बोला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ट्रेडर्स के हिसाब से आए थे इंडिया में। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया ऐसा होने लगा कि ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुसने लगे। पहले तो वो सिर्फ कॉमर्शियल बॉडी था एक, लेकिन धीरे धीरे वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने लगे। हम लोगों को ये कब से ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ ये चीज़, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश ने बंगाल कैप्चर कर लिया। ओके, बंगाल कैप्चर हो गया। तो क्या हुआ उसके बाद 1765 में और एक बैटल हुआ, वहाँ पे हुआ, उसका नाम क्या है? बैटल ऑफ बक्सार। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटल ऑफ बक्सार। बैटल ऑफ बक्सार हुआ था शाह आलम II, जो मुगल एम्परर थे उस वक्त के, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, अभी बैटल ऑफ बक्सार एक इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सार के बाद एक ट्रीटी साइन हुआ जिसको बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और वो बैटल ऑफ बक्सार, एक्चुअली बैटल ऑफ बक्सार हुआ था 1764 में, और उसके एक साल बाद यानी 1765 में द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ। अभी क्या हुआ आपको मैं बता दूं कि बैटल ऑफ बक्सार में मुगल एम्परर शाह आलम II की हार हुई। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने यहाँ पे क्या किया? ब्रिटिश ने मुगल एम्परर को बोला कि ठीक है, आप हारे हो, लेकिन आप अपने ज़मीन के, अपने राज्य के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है वो आप रख सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आपके राज्य का जो भी रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के राइट्स है वो हम लोग के पास यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड पॉइंट, आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ बक्सार द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड इन 1765। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ। कब? बैटल ऑफ बक्सार ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने के बाद। ठीक है, विच गेव दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब क्या है? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स चला गया। दीवानी राइट्स का मतलब राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? पहली बार ये बैटल ऑफ बक्सार के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ, उसके बाद
पहली बार इंडिया में डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ। ये आप लोग याद रखिएगा, पहली बार इंडिया में डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बीज है वो यहाँ पे बोया गया। कैसे? पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तब रहा निज़ामियत का। निज़ामियत कैसे? निज़ामियत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा मुगल एम्पायर के पास, क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे अपने किंगडम के, ठीक है, अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे, इसलिए एक निज़ामियत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा, वो पहला है था। सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो वहाँ उस समय प्रिवेल हुआ वो था दीवानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दीवानी क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो सेम जगह का ही दीवानी राइट्स थे। दीवानी राइट्स मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी, रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस राइट्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके बहुत सारे राजाओं के जो टेरिटरीज है, उन लोग के जो किंगडम्स है, वो हथियाने लगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड 24 मेंबर्स इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इलेक्टेड बाय स्टेक होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, नोन एज कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स। यहाँ पे बोला गया है, जैसे आप लोग मान लीजिए आजकल के जो मॉडर्न डे के जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, उन लोगों का मैनेजमेंट कौन होता है, वो कंपनी चलाते कौन है, मेन डिसीजंस कौन लेते हैं, वो लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे आजकल होते हैं कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उस समय में भी ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी ही था, जो भी बोले आप, लेकिन वो तो कंपनी ही था, एक ट्रेडिंग कंपनी था, तो उस कंपनी का भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था, लेकिन उनका नाम क्या होता था उस समय? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और वो कितने नंबर में थे? 24 नंबर्स, 24 मेंबर्स थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, यूपीएससी में भी आया हुआ है और बहुत जगह पे आया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास होने के वक्त, जब वो पास हुआ था, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे? तो आप लोग आंसर दे दीजिएगा 24, ठीक है। अभी ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको इलेक्ट कौन करता था? उनका इलेक्शन कैसे होता था? कौन मिल के डिसीजन लेता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन जाएगा? वो डिसीजन लेते थे स्टेक होल्डर्स ऑफ ईआईसी। ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स थे। अभी स्टेक होल्डर्स का मतलब ये जिन जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो स्टेक्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर्स थे, वो जिन जिन लोगों के पास था, उनको बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स, ठीक है। और वही कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स डिसाइड करते थे, या वो लोग इलेक्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते थे, देखिए ये सब पॉइंट एक दूसरे के साथ मिल नहीं खाते, लेकिन ये सब पॉइंट्स इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक पॉइंट हम लोगों को उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पोजीशन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टोटल एनवायरनमेंट था, वो हम लोग को समझने में आसानी होती है। और हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये सब पॉइंट कैसे बाद में जाके एक रीज़न बना कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लागू किया गया। ये सब रीजंस के वजह से लास्ट में जाके लागू हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एक बार देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पेड 4 लाख रुपीज ईयरली एज टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए, जैसे हर एक कंपनी अपना जो भी प्रॉफिट हो एक साल का, उसमें से टैक्स भरता है किसको? गवर्नमेंट को। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी था ब्रिटेन का, ठीक है, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी इतना प्रॉफिट में था उस वक्त, क्योंकि इंडिया तो सोने की चिड़िया थी, इंडिया को लूट के जितना भी वो लोग कमा रहे थे उसका टैक्स वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईयरली पे कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सालाना 4 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे किया करती थी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स पे कर दिया और वहीं पे काम खत्म, उनको रिटर्न में ब्रिटिश गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलता था। किस चीज़ में सपोर्ट मिलता था? देखिए, इन रिटर्न द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश रॉयल आर्मी ड्यूरिंग वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। यहाँ पे क्या होता था कि जो 4 लाख पाउंड टैक्स भरता था ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोटेक्ट करता था। कब प्रोटेक्ट करता था? जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में कोई भी राजा के साथ या कहीं पे भी किसी के साथ वार हो गया, ठीक है, या फिर कोई उन लोग का अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही रहते थे, वो लोग तो अलग अलग जगह पे
ज़मीन हथियाने लगे थे, तब जब भी उन लोग का कोई भी ऐसा वार या कॉन्फ्लिक्ट होता था तो ब्रिटिश रॉयल आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अभी देखिए, इसमें से तो आप समझ ही लिए होंगे आप लोग अभी तक कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लाख रुपए पे कर ही रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है, वो बहुत अच्छा चलने वाला एक कंपनी था। ठीक है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि 1768 से 1772 ये 4 साल के पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गया। इनफैक्ट इतना ख़राब हो गया कि दे वर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, उन लोगों का दिवाला निकल गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1772 पहुंचते पहुंचते 1772 का साल पहुंचते पहुंचते ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ख़राब हो गया। इनफैक्ट उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन इतना ख़राब हुआ कि 1772 में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से उल्टा लोन मांग लिया। जो कंपनी एक समय में सालाना 4 लाख पाउंड टैक्स पे करता था, 1772 पहुंच के ऐसा हो गया कि वही कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगने लग गया। तो क्या हुआ, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये उनके नज़रों में पड़ा कि एक कंपनी हमारे आंखों के सामने डूब रहा है और इतना प्रॉफिटेबल कंपनी था हमारे लिए। तो क्या किया, 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया, विच इज़ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वो एक्ट क्यों पास किया, टू रिवाइव EIC जो डूब रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको फिर से ऊपर लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया 1773 में। इस एक्ट का मेन जो मोटो था, जो मेन कारण था जिसके लिए ये एक्ट लाया गया, वो था टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कामकाज को नियंत्रण और उसको सुपरवाइज करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। सो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा और साथ ही साथ हम लोगों ने वो सारे फैक्टर्स डिस्कस किए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिनेरियोज दर्शाते हैं बिफोर पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के सारे फीचर्स और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब 1950 को हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, तब देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस है मेंशन हम लोग के करंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रोविजंस हम लोगों का दिया गया है, वो कहीं ना कहीं 1773 से लेके 1947 तक जो एक्ट्स पास हुए अंडर द ब्रिटिश रूल, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे। इसलिए हम लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से नॉलेज रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में हम लोगों के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए हैं, काइंडली वहाँ पे जाके वो पेजेस को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।